In today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 2. The name of the chapter is Inverse Trigonometric Function. अब जो इस चैप्टर का कंसेप्ट है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर रेंजेस. अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए से मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, राइट. और जिसका एफ एक्स एक फंक्शन है जो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज साइन एक्स. हम सबको पता है साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है. और जो इसकी रेंज है, अगर मैं साइन एक्स की रेंज की बात करता हूँ तो ये भी हमें पता है कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स होता है, इसकी जो रेंज होती है -1 to 1 होती है. अब इसकी जो मैपिंग है वो रियल नंबर टू -1 to 1 है. अब चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर मैं इसका इनवर्स की मैपिंग लिखूंगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा. लाइक अगर ये ए है और ये बी है तो इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, B2A. यही होगा ना आपका, B2A, B2A. अच्छा, अब एक एरो डायग्राम बनाते हैं. -1 to 1 मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ. तो फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स. अब एक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल्स ऑफ. एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल्स को. तो जो लेफ्ट वाला सेट है वो एक्स होता है और एक्स पे मैंने कुछ एंगुलर वैल्यूज को ले लिया, लाइक π/2, -3π/2 और 5π/2. अब π/2, अब आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. -3π/2, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन ऑफ -3π/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. तो ये हो जाएगा -sin3π/2, राइट. अब अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करता हूँ, लाइक मैं 3π/2 को अगर मैं ऐसे लिख, कैन आई राइट इट एज पाई प्लस π/2, यस और नो. 3π/2 को हम लिख सकते हैं ना, पाई प्लस π/2. नाउ साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दैट इज -sin π/2. अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. माइनस माइनस प्लस, तो देखो -3π/2 के केस में भी साइन ऑफ -3π/2 जो उसकी वैल्यू भी 1 होती है. ये समझ में आ गया आपको. सिमिलरली अगर मैं साइन 5π/2 फाइंड करता हूँ, साइन 5π/2, तो जो आपका साइन 5π/2 इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, तो कैसे लिखोगे, 2π, यू विल राइट इट एज 2π प्लस π/2, यस और नो. 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज साइन थीटा. साइन 360 प्लस थीटा, अगर मैं जैसे 180 और 360 में आपको पता फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, तो साइन साइन में रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. व्हाट आई मीन टू से दैट कि आपने ये देखा कि साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, साइन -3π/2 की वैल्यू भी 1 है, साइन 5π/2 की वैल्यू भी 1. अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. कैसे, जो लेफ्ट वाला सेट है उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, जो भी लेफ्ट वाले सेट के एलिमेंट्स हैं सभी की सिंगल इमेज है. π/2 की भी 1 है, सिंगल इमेज. -3π/2 की भी सिंगल इमेज है, 1. 5π/2 की भी सिंगल इमेज है, 1. अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी होता है चैप्टर 2 से पहले चैप्टर 1 को स्टडी करना, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें जो है हम चैप्टर 1 में ही स्टडी करते हैं. चैप्टर 2 आपका चैप्टर 1 के कंसेप्ट से ही स्टार्ट होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि बिफोर, अगर आप चैप्टर 1 नहीं करते हो सीधा चैप्टर 2 पर अगर आप आते हो तो फिर वो रट्टे वाली बात होती है, फिर स्टूडेंट को रटवाने वाली बात होती है, भाई ये ऐसा होता है, क्यों होता है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. तो जरूरी है कि चैप्टर 2 से पहले चैप्टर 1 आपको, अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ रही है, देखो चैप्टर 1 आप कर चुके हो. तो ये फंक्शन तो है. अब तो इसका इन्वर्स चेक करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन है या नहीं है. तो अगर मैं इन्वर्स की बात करूं तो इन्वर्स में क्या होगा, ये अब हमारा लेफ्ट सेट हो जाएगा, राइट, और ये हमारा राइट सेट होगा. इन्वर्स में यही होता है आपका. अब देखो 1 की इमेज क्या थी, π/2, फिर 1 की इमेज -3π/2 भी है, तो 1 की इमेज -3π/2 भी है, एंड अगेन 1 की इमेज 5π/2. अब क्या है, इसका जो इनवर्स है वो फंक्शन है.
फंक्शन कब होता है? जब लेफ्ट वाला जो सेट है उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज हो। तो -1 की तो कोई इमेज है ही नहीं, 0 की भी कोई इमेज नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट की 3 इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, लेकिन इसका जो इनवर्स है वो फंक्शन या वो रिलेशन है। ये हमने स्टडी किया था ना, इनवर्स फंक्शन है रिलेशन है, वो कैसे पता चलता है कि इसका जो इनवर्स है अगर वो फंक्शन होगा तो इस फंक्शन का जो है इनवर्स फंक्शन है, बट अगर नहीं है तो फिर वो रिलेशन है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इसका मतलब ये हो कि अगर हम नॉर्मल पैटर्न के साथ जाते हैं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनकी कॉमन वैल्यूज है। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिनका जो इमेज होता है वो सेम होता है। अब ये कब फंक्शन हो सकता है? अगर मैं यहाँ से -3π/2 को हटा दूँ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, और सिर्फ π/2 को रखूँ, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम ही है ना। अगर जो सेम वैल्यू वाले फंक्शन है उनको हटा दूँ, फिर मैं π/2 को लूँ, तो π/2 की इमेज क्या होगी? 1। और जब मैं इन्वर्स करूंगा तो 1 की इमेज क्या होगा? π/2। व्हाट आई मीन टू से दैट ये आपका इस फंक्शन का इन्वर्स कब होगा? जब π/2 जो है, जब π/2 जो है उसकी इमेज क्या होगा? 1। π/2 जो उसकी इमेज क्या होगी? 1 होगी। और सिर्फ मैं यहाँ पर 1 रखूँ, बाकी कुछ नहीं रखूँ, सिर्फ मैं 1 रखूँ, 1 की इमेज क्या होगा? π/2। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी भी सिंगल इमेज है, और यहाँ जो एलिमेंट है उसकी भी सिंगल इमेज है। इन दैट केस ये इनवर्स फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन फाइंड करने हैं, वी हैव टू कर्टेल। कर्टेल का मतलब हमें छोटा करना पड़ता है, हमें इसके डोमेन को छोटा करना पड़ेगा। लाइक π/2 -3π/2 5π/2 को मैंने कर्टेल करके सिर्फ π/2 कर दिया। दैट इज टू एलिमिनेट द रिपीटेड वैल्यू। मीन जिस भी एंगुलर वैल्यू पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेम वैल्यू आते हैं उनको एलिमिनेट करना होगा। साइन -3π/2 भी 1 देता है आपको इमेज, साइन π/2 की इमेज भी 1 थी, और साइन π/2 की इमेज भी 1 थी। तो जो रिपीटेड वैल्यूज थे उनको हटाना होगा, एंड टू कीप ओनली दोज वैल्यूज विच ऑन इनवर्स फॉर्म द इनवर्स फंक्शन। तो हमें सिर्फ वही वैल्यूज रखनी होगी जो a2b और b2b में आपका फंक्शन फॉर्म करेंगे। लाइक अबव एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था 11th क्लास में, पढ़ा था ना? साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो मिनिमम रेंज होती है -1 होती है। बेटो, जो आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 1 तक। तो देखो, मिनिमम जो है ये आपका जो ग्राफ बन रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, और मैक्सिमम क्या है? 1। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, मैं आपको कुछ शेड करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये रेड वाला शेड कर रहा हूँ, इस ग्राफ में जो मैं रेड लाइन शेड कर रहा हूँ, इस लाइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यस और नो? अच्छा, और देखो, अगर मैं यहाँ पर ये ब्लू शेड कर रहा हूँ, इस ब्लू शेड में भी देखो, इस ब्लू शेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, और देखो, मैं ये ऑरेंज शेड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ऑरेंज शेड है, ये जो ग्राफ का पार्ट है ऑरेंज वाला, इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, एक और देखो, ये मैं आपको पिंक शेड दिखा रहा हूँ। अगर ग्राफ का ये पिंक शेड देखो, आप ये पिंक वाली लाइन देखो आप ग्राफ की, इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम +1। इसका मतलब अगर मैं किसी भी एक शेड को ले लूँ, किसी भी एक इंटरवल को ले लूँ, तो उसके बाद दूसरा इंटरवल रिपीट हो जाता है। और मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जरूरी है कि हम एक ऐसा इंटरवल लें जिसके बाद फिर जो आगे की वैल्यू वो रिपीट ना हो। अभी आपने देखा, अगर वो रिपीट होंगी तो वो फंक्शन तो होगा, लेकिन उसका इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा। तो या तो आप ये रेड वाला पोर्शन फिक्स कर दो। मीन्स हमें क्या करना है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमें अपनी साइड से एक रेंज बनानी होगी, और वो रेंज ऐसी बनानी होगी जो जो रिपीट ना हो, जिसमें वैल्यूज रिपीट ना हो।
बिकॉज अगर वैल्यूज रिपीट होंगी तो जब आप इन्वर्स करोगे तो रिपीटेड वैल्यू होने की वजह से एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से वो इन्वर्स फंक्शन नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तब भैया आपके ऊपर है कि आप जो वो रेंज लेते हो वो क्या लेते हो। जैसे कि ये है, ये जो पॉइंट है आपका -5/2 है, राइट। ये जो आपका पॉइंट है, ये रेड वाला जो आपका जो पोर्शन है, ये जो रेड वाला जो मैंने शेड किया उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -5/2 है। यू कैन सी दैट इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -5/2 है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो π/2 है। तो या तो आप -π/2 टू π/2 आप ये रेंज ले सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, π/2 टू 3π/2, या आप ये रेंज ले सकते हो, π/2 टू 3π/2, या आप 3π/2 टू 5π/2, 3π/2 टू 5π/2, ऐसे आप कोई भी एक रेंज ले सकते हो। एक कोई भी सिंगल रेंज, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो आप इनमें से कोई भी एक सिंगल रेंज ले सकते हो। अब आपने अपनी साइड से इस रेंज को बनाया, इसको कहते हैं प्रिंसिपल रेंज। ये हमने खुद बनाई है। खुद क्यों बनाई है रेंज? टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन। समझ में आ रहा है जो चीज मैं समझा रहा हूँ? अगर रेंज को आप रिपीट करोगे, अगर वैल्यूज रिपीट होंगी तो वो कभी भी आपको इनवर्स फंक्शन नहीं देगा, वो हमेशा आपको इनवर्स रिलेशन देगा। टू फाइंड इनवर्स फंक्शन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी साइड से एक ऐसी रेंज बनाओ जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो। अब माइनस, ये मैंने जो रेड वाली रेंज बनाई है -π/2 π/2, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इसके आगे जाऊंगा फिर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी, फिर अगर मैं उसके आगे जाऊंगा तो फिर तो आउट ऑफ दीज रेंजेस आप कोई भी रेंज ले लो। आइडियली हम जो रेंज लेते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में आपके सिलेबस पे भी गिवन है, वो हम ये लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ये रेंज नहीं ले सकते, ये रेंज नहीं ले सकते, आप कोई भी रेंज ले सकते हो। पहले तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रेंज लेने का रीजन क्या होता है कि ये जो रेंज है इसके साथ काम करना सिंपल है, आसान है। आप देखो ना, अगर मैं आपको कहूँ भी आप π/2 के साथ काम करना चाहोगे या साइन 5π/2 के साथ, तो ऑब्वियसली आप यही कहोगे कि सर साइन, अगर आउट ऑफ द थ्री ऑप्शन π/2, 3π/2, 5π/2, वी विल फाइंड इट लॉट इजियर टू वर्क विद π/2, क्योंकि डायरेक्टली आप उस पर वैल्यू पुट करोगे। 5π/2, 3π/2 को पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको एक इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। दैट इज वाई उस काम से बचने के लिए, उस सरदर्दी से बचने के लिए जो हमारी आदत भी होती है, हमने ये रेंज, हम इस रेंज को लेते हैं। रट्टे नहीं लगाने हैं कि आप ये रेंज नहीं ले सकते, आप इस कोई भी रेंज ले लो, रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। इस रेंज को लेने का सिर्फ पर्पस ये है, एनसीईआरटी में आपको ये रेंज इसलिए गिवन है बिकॉज इस रेंज के साथ काम करना आसान हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो रेंज क्यों लेना वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, जो चीज मैं आपको अभी बता रहा था, अगर आप -π/2 टू π/2 लेते हो तो -π/2 π/2 की जो वैल्यू है -1 से लेके 1 तक है। अभी देखा ना हमने रेड वाली जो रेंज थी। इसी तरह से π/2 टू 3π/2 जो आगे ऑरेंज वाला शेड किया था, उसकी वैल्यू भी -1 टू 1 है, हमने देखा था। और एक इंटरवल मैंने और आपको शेड करके दिखाया था, 3π/2 टू 5/2, अगर उसके आगे जाते तो यहाँ भी -1 टू 1 है। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो हर इंटरवल की ये इंटरवल लो, या आप इसी इंटरवल के साथ काम करो या इसके साथ काम करो, सबकी जो रेंज है आपकी वो सेम है। सबकी जो रेंज है आपकी सेम है, बट एट द सेम टाइम क्या आप इसको मैनी वन फंक्शन कहोगे? ये इसमें जो एलिमेंट है आपके, अब ये जो आप नहीं, क्या आप इसको, ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका मैनी वन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका? मैनी वन फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका? मैनी वन फंक्शन हो गया। तो मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? मैनी वन में क्या होता है, मैनी वन में क्या होता है कि जो एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होती है। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होती है। जैसे ये देखो, इसकी इमेज जो है -1 है, तो इसकी इमेज भी -1 है और इसकी इमेज भी -1 है। ठीक है, और इसकी इमेज अगर आपकी 0 है तो इसकी इमेज भी 0 है और इसकी इमेज भी 0 है। तो ये मैनी वन फंक्शन है। हमने क्या स्टडी किया था, इनवर्स होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। इनवर्स होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर एक एलिमेंट की
यहाँ पर देखो जो -1 है वो एक एलिमेंट की इमेज नहीं है, -1 जो वो इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है और इसकी भी इमेज है। अब ऐसे तो ये फंक्शन तो है ये, लेकिन जब आप इन्वर्स करोगे तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप इन्वर्स करोगे तो एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन जाएगी। आप इसको मेंटली आप इसको आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखूंगा और ये राइट साइड में, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लेफ्ट वाली साइड है, ये B2A कर रहा हूँ, तो 1 की इमेज क्या क्या है, 1 की इमेज जो है ये वाला इंटरवल भी है, से इंटरवल 1, 1 की इमेज जो है ये वाला इंटरवल भी है, से इंटरवल 2, और 1 की जो इमेज है वो ये वाला इंटरवल भी है, इंटरवल 3। दैट केस क्या आप इसको कहोगे कि ये इनवर्स फंक्शन है, बिकॉज ये फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आ रही है। दैट इज वाई आप सभी रेंजेस के साथ वर्क नहीं कर सकते। आपको कोई एक सिंगल रेंज पिक करनी होगी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए। पहले बताओ इतना समझ में आ गया? दैट इज वाई हमें कोई एक सिंगल इंटरवल, और वो इंटरवल हम कौन सा लेते हैं, -π/2 टू π/2। और -π/2 π/2 क्यों लेते हैं ये भी मैंने बता दिया, बिकॉज इसके साथ काम करना आसान, इसके साथ काम करना क्या है, आसान होता है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये 1 1 फंक्शन है, ये क्या है 1 1 फंक्शन, ये क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। अब ये अगर 1 1 फंक्शन है तो जो इसका इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा, जो इसका इनवर्स है आपका वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आप कह सकते हो एनी इंटरवल कैन बी पिक। मैंने आपको अभी बताया था इंटरवल आप कोई भी ले सकते हो, -π/2 π/2 π/2 टू 3π/2 3π/2 टू 5π/2। इंटरवल आप कोई भी पिक कर सकते हो, बट -π/2 टू π/2 लेने का जो मेन रीजन है वो क्या है, आर इजियर टू कंप्यूट, इनको कंप्यूट करना इजी होता है। दैट्स व्हाई एज एन इंटरवल वी टेक -π/2 टू π/2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो एफ एक्स है, पहले हमने क्या किया था कि जो एफ एक्स एक फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी मैपिंग थी रियल नंबर टू -1 टू 1। तो जो इसका इनवर्स था उसकी मैपिंग होगी -1 टू 1 टू रियल नंबर। और इस केस में हमने देखा कि इसका इनवर्स फंक्शन था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फिर इसका हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमारे केस में साइन एक्स है, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने इसकी जो रेंज है इसमें चेंजेस किए। हमने क्या कहा कि जो इसका डोमेन है, जो इसका डोमेन है वो उसको क्या लिया हमने, -π/2 टू π/2। अभी मैंने एरो डायग्राम से दिखाया था, लेफ्ट साइड में डोमेन होता है वो हमने क्या लिया, -π/2 टू π/2। और को डोमेन क्या था, -1 टू 1, यही किया हमने। अब अगर इसका इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, -π/2 टू सॉरी, इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, ये A2B है। तो जब आप इन्वर्स करोगे तो वो क्या होगा आपका B2A। तो B2A में क्या होगा, -1 टू 1 टू -π/2 टू π/2। तो ये आपका रेंज हो गया। इनवर्स के केस में देखो ये इनवर्स है ना, तो साइन एक्स का जो इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज क्या है, रेंज होती है वाई वाली, जो बी वाला होता है वो रेंज देता है। इट मीन्स साइन एक्स का जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी रेंज क्या होगी, -π/2 टू π/2। अब ये रेंज जो है वो हमने बनाई है खुद से। किसी भी इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इस रेंज को खुद डिजाइन किया है। जो आपकी रिपीटेड वैल्यूज थी उसको हमने एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो ये एफ इनवर्स जो है अब आपका ये फंक्शन है। और जो ये रेंज है इसको हम प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। इस रेंज को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जिसको हमने खुद बनाया है। ये प्रिंसिपल रेंज जो है ये हमने खुद बनाया है इसको, कि अगर मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो उसकी जो रेंज है मुझे वो ये रखनी होगी, -π/2 π/2। इस रेंज को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल रेंज। समझ में आ रहा है? इससे एक चीज ये समझ में आ गई, ये भी समझ में आना चाहिए आपको, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होते हैं उनको प्रिंसिपल रेंज क्यों कहा जाता है। प्रिंसिपल रेंज इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये हम खुद सेट करते हैं, या रेंज जो हम खुद सेट करते हैं, ये अपने आप ऐसा नहीं होता, हम खुद बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, तो जिस तरह से आपका साइन जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन एक्स का आपने इनवर्स निकाला,
कि साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसका जो साइन एक्स का इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स। भाई साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उनका इनवर्स फंक्शन। तो साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ये इसका इनवर्स है। तो हमने ये स्टडी किया कि साइन एक्स का जो इनवर्स फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो होती है -π/2 π/2। अब देखो यहाँ पर दो फैमिलीज होती है, यहाँ पर दो फैमिलीज होती हैं, वैसे समझो जैसे कि मान लो दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों की अपनी अपनी फैमिली होती है। तो एक भाई हो गया आपका साइन और दूसरा ब्रदर हो गया कॉस। समझ में आ गया। जो साइन ब्रदर होता है इसकी फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, साइन, कॉसेक और टैन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। जो साइन वाला जो साइन एक होती है साइन, आप ऐसे देखो एक साइन फैमिली होती है एक कॉस फैमिली होती है। समझ में आ रहा है, एक साइन फैमिली होती है कॉस फैमिली होती है। साइन फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं, साइन के साथ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, ये ऐसे याद रह जाएगा, और एक होता है टैन। ठीक है। अच्छा, जो साइन की रेंज होती है इसी रेंज से इनकी रेंज भी बनती है, बिकॉज एक ही फैमिली के मेंबर है। तो देखो यहाँ भी -π/2 टू π/2 है और यहाँ भी -π/2 π/2 है। अब कॉसेक के केस में -π/2 π/2 इसकी रेंज होती है एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होता। तो बता सकता है कॉसेक के केस में जीरो क्यों नहीं होता। मैंने कहा इसका जो इन्वर्स है इसकी रेंज में -π/2 से लेके π/2 इसकी रेंज होगी, बट जीरो नहीं होगा। उसका रीजन बताता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कॉसेक जीरो की वैल्यू फाइंड करो, चलो आपको कोसेक जीरो नहीं पता, आपको पता ना कोसेक जीरो को मैं 1/sin0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/sin0। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। क्या 1/0 को मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज वाई जो कोसेक इनवर्स एक्स होता है इसकी जो रेंज होती है उसमें -π/2 π/2 होता है, बट जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज जीरो पे नॉट डिफाइन होता है। समझ में आ गया। ठीक है। और जो टेन इनवर्स होता है इसकी रेंज भी -π/2 π/2 बट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब आपको पता है, मैंने 11th में भी डिस्कस किया था। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो इसकी रेंज होगी उसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा। जो इसकी रेंज होगी उसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा। नहीं होने का रीजन क्या है, देखो अगर मैं 1090 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो भी नॉट डिफाइन आएगी, और 10 ऑफ -90 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो भी क्या आएगी, वो भी नॉट डिफाइन ही होती है। टेन जो होता है -π/2 और π/2, टेन जो होता है आपका -π/2 π/2 दोनों में ही क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है। इसलिए जो टेन की जो रेंज होती है वो भी -π/2 π/2 होता है, बट ओपन इंटरवल। इनको छोड़ के इनके बीच में बाकी इनके अलावा बाकी सारी वैल्यू। समझ में आ गया यहाँ तक। तो साइन फैमिली की रेंज कैसे निकली है सारी समझ में आ गई। -0 क्यों होता है, ओपन इंटरवल क्यों होता है। चलो अब नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं। नेक्स्ट फैमिली हमारा इंतजार कर रही है, करिए हमारी तो बात ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट फैमिली होती है कॉस फैमिली। कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π। समझ में आ रहा है। मीन्स कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है कॉस 0 पर। ये भी 11th क्लास में हमने स्टडी किया था, कॉस 0 1 होता है। और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है कॉस पाई, दैट इज -1। सॉरी, कॉस पाई क्या होता है आपका, 0 होता है। कैसे 0 होता है, देखो कॉस 180 को आप लिखोगे कॉस 90 + 90, राइट। कॉस 90 + 90 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90। कॉस 180 को हम कैसे लिखेंगे, कॉस 90 + 90। समझ में आ रहा है। जैसे होता है ना आपका, ये होता है आपका -sin90। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो कॉस 90 + थीटा होता है -sin थीटा। तो -sin थीटा -1, और मैंने 0 लिखा है, -1। तो कॉस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π। कॉस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π। अब आप कहोगे भाई नेगेटिव क्यों नहीं, नेगेटिव इसलिए नहीं होता बिकॉज कॉस आपको पता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। कॉस का जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता है। याद है नहीं, हमने कहा था कॉस वाला जो होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है। तो ये जो फंक्शन होता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको। कॉस 0 मिनिमम वैल्यू, अगर 0 रखोगे इसमें तो ये हो जाएगा 1। 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, और अगर पाई रखोगे तो पाई के केस में ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 + 90। कॉस 90 + थीटा क्या होगा, -sin थीटा।
तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। जैसे साइन के केस में -1 to 1 था, वैसे कॉस की भी जो रेंज है वो 0 से पाई, मीन्स कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। और एंगुलर फॉर्म में ये क्या होता है 0 to पाई। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे साइन की एक रेंज होती है, वैसे कॉस की भी रेंज होती है। कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, सॉरी कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। भाई साइन में भी तो यही था ना, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी थी? अगर आप ग्राफ को देखो, अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था साइन का, अगर आप साइन का ग्राफ देखो तो साइन में भी यही था। साइन की जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, ये देखो, साइन की जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी थी? -1 ही है ना, देखो। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1। तो यही कॉस के साथ होता है। कॉस की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है आपकी, कॉस की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी होती है +1। अब वो मिनिमम वैल्यू किस एंगल पर होती है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब रेंज हम लिखते हैं वो एंगल्स की फॉर्म में लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है पाई पर, बिकॉज कॉस पाई जो होता है आपका वो आपका -1 के इक्वल होता है। क्यों होता है वो मैंने करके दिखा दिया। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो cos 0 होती है, बिकॉज 0 पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो रेंज नंबर की फॉर्म में तो -1 to 1 है, बट इन टर्म्स ऑफ एंगल ये जो रेंज होती है वो 0 to पाई होती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल जो कॉस की रेंज होती है 0 to पाई। और जो मैंने आपको अभी बताया कि कॉस में नेगेटिव साइन एंगल में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका भी यूज यहाँ पर होगा, वो हम आगे करेंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब इनवर्स में क्या रिलेशन होता है इस चीज का, वो अभी हम स्टडी करेंगे। पहले बताओ इतना समझ में आ गया? तो कॉस का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है 0 to पाई। अब साइन की फैमिली जो होती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और टेन, राइट। अब कॉस की फैमिली में कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। समझ में आ गया? CSC ऐसे याद रखना, कॉस फैमिली के जो मेंबर है उनको क्या कहते हैं? CSC। कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और कॉट। इनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जब हम इनकी रेंज फाइंड करेंगे आगे क्वेश्चंस में, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना समझो। अच्छा, सेक इसी फैमिली का मेंबर है तो उसमें 0 to पाई होगा। कॉट भी इसी फैमिली का मेंबर है, उसकी रेंज में भी 0 to पाई होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों सेक में π/2 नहीं होता, बिकॉज सेक 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और कॉट में क्यों ओपन इंटरवल है? बिकॉज कॉट जो है आपका वो 0 में भी नॉट डिफाइंड होता है और कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि कॉट 0 क्या होगा, आपने कभी हमें याद नहीं है, मैंने चलो ठीक है तो कॉस 0 बाय साइन 0 तो कर ही सकते हो। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा cos 0 बता दो, आपने कहा 1। मैंने कहा sin 0, देखो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो कॉट जो होता है आपका 0 और पाई में क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ अभी तक हमने क्या किया है। फर्स्ट चीज जो आपने अभी तक समझी है दैट इज साइन इनवर्स एक्स, साइन की जो साइन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 to π/2। यस और नो? -π/2 to π/2। अब मुझे बताओ साइन फैमिली में और कौन कौन से मेंबर आते हैं? कोसेक और भैया tan। कोसेक और tan। कॉसेक और टेन। तो एक आ गया कॉसेक और एक आ गया टेन। टेन के केस में तो आपको पता ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल पाई -π/2 to π/2। कॉस के केस में, कॉसेक के केस में -π/2 आएगा, π/2 आएगा, बट क्या नहीं आएगा इसमें? एक्सेप्ट 0। यही हमने स्टडी किया था, राइट। दूसरी फैमिली कौन सी थी हमारी? कॉस फैमिली। तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल sec और cot। सेक और कॉट, CSC। अब जो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या होती है? 0 to पाई। ये हमने स्टडी किया, राइट। सेक की रेंज भी क्या होती है? 0 to पाई ही होगी, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? -π/2। वेरी गुड, -π/2 नहीं होगा। और जो कॉट है उसकी रेंज सेम ही होगी बट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।
रेंज क्यों कैसे निकाली जाती है, क्यों इसकी लिमिट है, क्यों -5/2 सारी चीजें समझ में आ गई। तो सभी फंक्शन के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, गुड। अब आपको मैं एक चीज, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने कहा 1.3 करना जरूरी था, बिकॉज ये 1.3 के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि 1.3 आपके सिलेबस में आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, पर 1.3 जो है वो हमें करना ही करना है। बिकॉज मैं आपको मार्क्स के लिए वो एक अलग चीज है, पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मेरी प्रायोरिटी जो है वो नॉलेज है। बिकॉज मुझे पता है आगे लाइफ में आपको जो आपके लिए मैटर करेगी वो नॉलेज ही मैटर करेगी। आगे लाइफ में सक्सीड करोगे नॉलेज पे करोगे, मार्क्स के बेसिस में कोई किसी को कुछ वो नहीं मिलता। ये अपने माइंड से निकाल दो। मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया है आप किसी को जज करने का, बट एक्चुअली फुल फ्लैज वे में आप किसी को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनके मार्क्स तो बहुत अच्छे होते हैं पर नॉलेज उतनी हाई प्रोफाइल उनकी नहीं होती है, और वो आगे जाके अपना लाइफ में सक्सीड भी नहीं हो पाते कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट जिनका फंडामेंटल्स और नॉलेज अच्छी है। तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज गो फॉर नॉलेज। प्रायोरिटी जो अपनी वो नॉलेज पर सेट करो। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। 11th क्लास में आपने स्टडी किया था ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, हमने पढ़ा था। मैं अभी इसी की बात कर रहा था कि कॉस में नेगेटिव जो एंगल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये खा जाता है नेगेटिव साइन को। ये अच्छा बच्चा होता है जो ग्रीन वेजिटेबल्स, नेगेटिव साइन को आपको याद होगा 11th में हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे। मैंने कहा था ये खा, ये नखरे वाले बच्चे होते हैं, या आपकी तरह होता है सब्जी में ग्रीन वेजिट या कोई धनिया दिखाई दे रहा है कुछ दिखाई दे रहा है उठा के साइड में रख देते, ये सब कुछ खाया था। सब कुछ का मतलब अच्छी चीजें खाया था, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो है आपका वो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है आपका वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। अब क्या इनवर्स में भी ऐसा होता है, चलो ये चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइन के केस में। तो साइन में देखो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स, जैसे आपने कहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, आपने क्या कहा कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है या नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मैं ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने वाई से इक्वेट कर दिया, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इफ आई एम सेइंग दैट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो y की वैल्यू क्या होगी साइन x। आई थिंक आपको पता भी होगा, मैं फिर भी बता दूं। अगर मैं कहता हूँ आपको a इज इक्वल टू साइन इनवर्स b, a जो है वो साइन इनवर्स b है, तो b क्या होगा, अपोजिट कर दो, दैट इज साइन a। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आप इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो इसकी टर्म पे विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो इनवर्स जब इनवर्स जो है इनवर्स का अपोजिट क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन। तो y की टर्म्स में जो x की वैल्यू वो इनवर्स फंक्शन में, तो x की टर्म्स में जब y की वैल्यू निकालोगे वो नॉर्मल फंक्शन होगा। कैन आई से दैट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन y, यस और नो। माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन y। अच्छा, ये माइनस अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू माइनस साइन y। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो x इज इक्वल टू माइनस साइन y। अच्छा आपको पता है ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। तो ये माइनस साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो। माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो आगे देखो, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस वाई, माइनस साइन वाई को मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अगेन कैन आई से दैट माइनस वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ अगर मुझे माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो ये होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट करता हूं तो y की वैल्यू होगी माइनस साइन इनवर्स एक्स, और y क्या था आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ तो देखो जो रिलेशन पहले था ये वही रिलेशन आ गया, जो रिलेशन पहले था ये वही रिलेशन आ गया।
कि साइन के केस में क्या होता है, साइन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। जो साइन एक्स के केस में ट्रीटमेंट था नेगेटिव साइन के साथ, वो इनवर्स के साथ भी सेम ट्रीटमेंट है। समझ में आ गया? अब अगर साइन के साथ ये ट्रीटमेंट है तो कहना ही चाहिए जो इसकी फैमिली मेंबर होंगे उनका ट्रीटमेंट भी सेम होगा। मीन्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और tan इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। ये समझ में आ गया आपको कि साइन एक्स के केस में जो नेगेटिव एंगल का ट्रीटमेंट होता है उसके इनवर्स में भी यही ट्रीटमेंट होता है। चलो अब देखते हैं क्या कॉस में भी ऐसा होता है। अगेन सेम, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, राइट? तो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस वाई, देन x विल बी इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब आपने माइनस साइन वाई को तो साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा था, वाई? बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब एक बात बताओ, क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता था? तो मैं माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा तो नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना। इट मीन्स इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई। ये समझ में आया? बिकॉज आपको पता कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? माइनस कॉस वाई को मैं कॉस ऑफ माइनस वाई नहीं लिख सकता, तो कैसे लिखोगे, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, बिकॉज कॉस ऑफ पाई माइनस वाई जो होता है ये माइनस कॉस वाई के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझ में आ गया आपको? थम्स अप करो। ओके, इट मीन्स पाई माइनस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आ गया? पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगी, कैन आई से दैट पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, यस और नो? तो माइनस वाई राइट हैंड साइड में आ जाएगा ये, और y आपका क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। y आपका क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कैन आई से दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में। जो आपको क्या रहता है स्पेशल ट्रीटमेंट होता है कॉस फैमिली के केस में, वो ये होता है कि अगर कॉस के इनवर्स फंक्शन में नेगेटिव साइन होगा तो उसको कैसे लिखा जाएगा, पाई माइनस किया जाता है, तब वो जो एंगल होता है पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया आपको? तो साइन ऑफ माइनस इन साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, बट कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो